ले जी, न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान बेंगलोर में खेला जाने वाला जो पहला टेस्ट मैच था उसमें न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 8 विकेटों से शिकस्त देकर इस सीरीज में 1-0 से जो बढ़तरी हासिल कर लिया। और इस मैच में आई थिंक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, स्पेशली अगर इंडिया की तीन बल्लेबाज अगर देखें तो उनमें केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। देखें, सबसे पहले बात करेंगे पहली इनिंग की, जिसमें एक दम से न्यूजीलैंड के जो फास्ट बॉलर्स थे उस उन्होंने उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया। 5 विकेट मैथ हेनरी ने हासिल किया और फिर उसके बाद जो विलियम औरत थे उन्होंने 4 आउट किए और 9 आउट दोनों फास्ट बॉलर्स ने किए और इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। मतलब 46 रन के ऊपर अगर इंडिया की वो टॉप लाइन की बैटिंग लाइनअप अगर उनको वो उधेड़ के रख रहे हैं तो फिर आई थिंक मेरे ख्याल से पिच में भी कुछ ऐसा था और वो बॉलर्स की आपको जो है वो काबिलियत भी दिखाई देती है। और फिर दूसरी तरफ देखें, जब न्यूजीलैंड की सेकंड इनिंग शुरू हुई तो उन्होंने 402 रन बनाए और 300 प्लस रन की उनके पास लीड थी, लेकिन उसके बाद इंडियन टीम ने जिस तरीके से फाइट की, यही बातें हैं जो कि इंडिया की टीम को बड़ी टीम बनाती हैं। और मेरे ख्याल से वो एक फाइट बता रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी कि इंडियन टीम पैनिक नहीं हुई उस सेशन में जब इंडिया की 46 के ऊपर ऑल आउट हुई। और मेरे ख्याल से उसके बाद जो कमबैक हुआ, स्पेशली ऋषभ पंत और अगर बात करें तो सरफराज खान की, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की। सरफराज आपको पूरे मैच में हाईलाइट होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने 150 रन, 170 प्लस रन की, आई थिंक 170 प्लस गेंदों के ऊपर। मेरे ख्याल से ये चीज बताती है कि सरफराज खान अपना जो एक लंबे अरसे से वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, अब वो वक्त आ चुका था कि उनको इंडियन टीम ने चांस दिया। और फिर उसके ऊपर जिस तरीके से उसने देखें, यहाँ पर एक बात आपको समझने की जरूरत है कि एक बंदा सेट हो जाता है, या अगर आपको मेरे ख्याल से अगर देखें आपको आपकी टीम अच्छी सिचुएशन में होती है तो आप उस मौके के ऊपर परफॉर्म करते हैं। लेकिन पहली इनिंग में 46 रन के ऊपर ऑल आउट होने के बाद जिस तरीके से विराट कोहली के साथ बैटिंग की सरफराज खान ने, ये चीज बताती है कि सरफराज खान वो पावर हिटिंग ही नहीं कर सकते बल्कि मेच्योरिटी के साथ अपना ऊपर जिम्मेदारी लेकर वो बंदा परफॉर्म भी कर सकता है। और 150 रन की मेरे ख्याल से ये बारी सरफराज की काबिलियत को बताती है। और ये भी चीजें अब होना शुरू हो गई है कि सरफराज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज है उसमें आपको हो सकता है कि सरफराज इंडिया के लिए फर्स्ट चॉइस बनते हुए दिखाई दें। और मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ चुका है जब सरफराज खान को इंडियन टीम का एक परमानेंट मेंबर के तौर पर आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ इस मैच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है केएल राहुल और रविंद्र जडेजा और अश्विन के लिए, स्पेशली केएल राहुल के लिए। देखें, इंडियन टीम के पास मेरी समझने में ये बात नहीं आ रही कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में एक बड़ा और अच्छा बैटर, स्पेशली अगर देखें तो श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मेरे ख्याल से जो केएल राहुल है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, स्पेशली श्रेयस अय्यर। अगर श्रेयस अय्यर की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा पिछले 2 4 5 साल पहले जो सबसे ज्यादा मुद्दा था ओडीआई क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, उसमें नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करने का, यानी नंबर 4 के ऊपर आपको ऐसा प्लेयर ही नहीं मिल रहा था जो कि नंबर 4 के ऊपर बैटिंग कर सके। और उस मौके के ऊपर आपको श्रेयस अय्यर मिलते हैं और वो एक लंबे अरसे में स्पेशली ओडीआई में कंसिस्टेंसी के साथ इंडिया के लिए उसने परफॉर्म किया है। और आप केएल राहुल की जगह उसको चांस दे सकते हैं क्योंकि केएल राहुल एक लंबे अरसे से उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। और जब यही चीजें हैं, यही बातें हैं कि जो खिलाड़ी डिजर्व करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन। देखें, पाकिस्तान की सिचुएशन अलग सिचुएशन नहीं है, इंडिया की टीम आपको एक डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप देखें तो मोहम्मद रिजवान हो गए या फिर सऊद शकील तो पहले उसने परफॉर्मेंस दी, 2 सीरीज हो गई उनसे भी परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन रिजवान की बात करूंगा, देखें जो मेरे ख्याल से बांग्लादेश के खिलाफ जो सेकंड टेस्ट मैच था और इंग्लैंड के खिलाफ ये जो पहली इनिंग थी या ओवरऑल दूसरी इनिंग थी जिसमें पाकिस्तान की टीम बड़ा स्कोर नहीं कर सकी, वहां पर सलमान अली आगा की एक पार्टनरशिप बनी, वहां पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रिजवान के ऊपर आज होती थी कि रिजवान अपना सीनियर होने का हक अदा करें और उनके साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करें।
लेकिन रिजवान ने वहां पर जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं दिखाया, और वही बात बाबर की है। लेकिन जब यंगस्टर्स को पाकिस्तान ने चांस दिया, मैं कामरान गुलाम की बात कर रहा हूँ, तो उसने अपने आप को प्रूव किया, क्योंकि उसको पता था कि मुझे ये चांस मिल रहा है और मेरा ये फाइनल और लास्ट चांस हो सकता है, क्योंकि उसको जिस बंदे के ऊपर चांस मिल रहा था वो बाबर आजम थे। और आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम के हक में जब कंपेन चलती है तो फिर तमाम चीजें जो है वो साइड पर हो जाती हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ इंडियन टीम में आप देखें, सरफराज खान को पहले आपके ये जो केएल राहुल थे, इसके ऊपर आप उसको रिप्लेस नहीं कर रहे थे। मतलब केएल राहुल को चांस दिए जा रहे थे, सरफराज को बिठाए जा रहे थे, और केएल राहुल को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे थे। लेकिन केएल राहुल के साथ इस मरतबा बीसीसीआई यानी गौतम गंभीर ने इस मरतबा चांस लिया कि आप सरफराज खान को चांस दें, क्योंकि उससे पहले वो डबल अंडर लगा कर आ रहा था। और मेरे ख्याल से जितने ज्यादा रन्स कर दिए हैं, जितना ज्यादा बैकग्राउंड अपना रनों के साथ भर लिया है सरफराज खान ने, अब 1 साल या 1.5 साल तक तो डिजर्व करते हैं सरफराज खान कि इंडिया के लिए वो कंसिस्टेंसी के साथ खेले। और केएल राहुल की मेरे ख्याल से इंडियन टीम में जगह नहीं बनती। आप बॉर्डर गवास्कर सीरीज को मद्देनजर रखते हुए आपको चाहिए कि आप, मेरे ख्याल से जो है वो श्रेयस अय्यर या दूसरे यंगस्टर जो हैं, स्पेशली इंडियन टीम में जिस तरीके से जो है वो इंडिया ए के में भी 2-3 ऐसे प्लेयर मुझे दिखाई दिए जो कि इंडियन टीम में आ सकते हैं। लेकिन अब वो यंगस्टर्स हैं, उनके ऊपर इतना भरोसा नहीं दिखाया जा सकता, या आप उनके ऊपर अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप उनको थोड़ा सा मेच्योर करेंगे फिर टीम में लाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल से केएल राहुल की तो इंडियन टीम में जगह बनती नहीं है। आप इसके ऊपर एक यंगस्टर को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि देखें टेस्ट क्रिकेट में आपको एक ऐसे बैटर की जरूरत होती है, वो भी स्पेशली 5-6 के नंबर पर, जहां पर जब टॉप ऑर्डर आपका, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो वहां पर आपको ये एक्सेस नहीं होगी कि कंडीशंस कैसी हैं। वहां पर आपको सरप्राइज भी कर सकते हैं। मिचेल स्टार्क हो गए, पैट कमिंस हो गए, जोश हेजलवुड हो गए, क्योंकि जिस तरीके से मेलबर्न या पर्थ वगैरह में पिचेस देखने को मिलती हैं, तो सरप्राइज मत हो जाइएगा अगर इंडिया की टीम को वो पहले 10-12 ओवर में झटके देते हैं, क्योंकि जिस तरीके का वहां पर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में आपको पिच देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से नंबर 5-6 और 4, नंबर 4-5-6, ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इंडिया टीम के लिए, बैटिंग के लिहाज से। बाकी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन एक फाइट करती हुई आपको इंडियन टीम दिखाई दी। स्पेशली अगर इस पिच के ऊपर मेरे ख्याल से कोई 150-200 स्कोर और होता तो आई थिंक ये मैच आपको ड्रॉ भी होता हुआ दिखाई दे सकता, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत दी, देखें पहली विकेट जो है वो जसप्रीत बुमराह ने जल्दी ले ली, लेकिन यही कारण था, यही वजह थी कि स्कोर बोर्ड के ऊपर आपके पास स्कोर ही नहीं था। और जब न्यूजीलैंड के, ये कोई बांग्लादेश या कोई छोटी टीम तो थी नहीं जो कि आपके 107 रन जैसे एक छोटे टारगेट को डिफेंड नहीं कर सकती या उसको चेज नहीं कर सकती। और वो भी पहली विकेट जो है वो जल्दी गिरने के बाद आपको तमाम प्लेयर्स, डेविन कॉन्वे हो गए, उसके बाद टॉम लेथम हो गए, रिचर्ड रविंद्रा, ये आपको ऐसे प्लेयर्स नजर आते हैं जो कि मेच्योरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ न्यूजीलैंड के लिए इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ना सिर्फ परफॉर्म किया बल्कि एज अ टेस्ट टीम इनके परमानेंट मेंबर हैं। सो मेरे ख्याल से कि ये टारगेट उनके लिए अचीव करना बहुत ज्यादा इजी था और उन्होंने ऐसा ही किया। और मेरे ख्याल से अब वक्त आ चुका है कि आपको केएल राहुल को गुड बाय कहना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका ये जो नंबर 5-6 वाला ये जो कीड़ा है, ये जो आपकी एक सिचुएशन है जो कि इंडियन टीम को मुसलसल केएल राहुल की सूरत में तंग कर रही है, ये अब मेरे ख्याल से नहीं चलेगा।